नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 9वीं कक्षा की पुस्तक कीर्तिका का पाठ मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इसमें लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए भी कैसे लीक से हटकर किया जाता है। लेखिका की एक नानी थी जिसे उसने देखा नहीं था, क्योंकि लेखिका की माँ के विवाह से पूर्व ही उसकी नानी की मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत अनपढ़ तथा पर्दे में रहने वाली स्त्री थी और वह अपने बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकायत के उसने अपना जीवन व्यतीत किया था। जब नानी मरने वाली थी तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय अविवाहिता बेटी की चिंता ने पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति से कहा कि वह उसके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब उनके इस कथन से हैरान थे, पर नाना ने उन्हें प्यारेलाल शर्मा से मिलवाया तो नानी ने उनसे वचन लिया कि वे उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। नानी की मृत्यु हो गई, परंतु लेखिका की मां का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से करवाया गया जिसे IAS की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया गया था क्योंकि उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। लेखिका की माँ बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उन्हें अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों पर पालन करते हुए सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की जो आर्थिक स्थिति थी वो अधिक अच्छी नहीं थी, परंतु वे इस बात से प्रसन्न थी कि उनके समधी पक्के साहब हैं। लेखिका की माँ की सुंदरता, नजाकत और गैर दुनियादारी और ईमानदारी का भी इस परिवार में बहुत प्रभाव था। उससे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड़ प्यार आदि पर ध्यान नहीं देती थी तथा बच्चों के लिए खाना भी नहीं पकाती थी। वे बीमार रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, साहित्यिक चर्चा, संगीत सुनने में बहुत रुचि थी। परिवार वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे सहाबी परिवार से थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी। अपनी इन विशेषताओं के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिलता था। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 से 3 धोतियां हो गई तो वे तीसरी दान दे देगी। उन्होंने लेखिका की माँ के पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर पहली संतान लड़की की कामना की, जबकि सब पहली संतान लड़का चाहते हैं। उन्होंने अपनी यह इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि माँ ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना है कि मेरी परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए हैं। एक बार किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे और औरतें रत जगह मना रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस गया तो उसने पूछा कौन है। उत्तर मिलने पर परदादी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा पकड़ा दिया। उसने घबरा कर कहा कि मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने को भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देख कर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर शेष पानी उस चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर खेती करने की सलाह दी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर लेखिका इंडिया गेट जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु टाइफाइड के कारण वह ना जा सकी। उस समय वह 9 वर्ष की थी। वह रोने लगी तो उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। पुस्तकें पढ़ने का लेखिका को विशेष शौक था। वह रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक का बच्चों पर होने वाले अत्याचार, अनाचार और अध्याय उसे कंठस्थ हो गए थे। लेखिका और उसकी 4 बहनें भी लड़कियां होते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वे सदा लीक पर चलने से इनकार ही करती रही। पहली लड़की से लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। ये उनका विवाह के बाद लेखिका बनने का नाम था। लेखिका का घर का नाम उमा था, परंतु साहित्य जगत में मृतला हुआ। लेखिका से छोटी का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था, पर वह लिखती नहीं थी। चौथी रेणु और 5वीं आंचला। इन 5 के बाद भाई पैदा हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। अंचला और राजीव भी लिखते थे। अंचला अंग्रेजी में लिखती थी, परंतु राजीव हिंदी में ही लिखता था। इन 4 का लिखा परिवार में सभी पढ़ते थे, परंतु लेखिका को उसकी ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। इससे वह प्रसन्न है।
कि घर में कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंतशाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस स्टैंड से घर पैदल आती थी, जबकि अंचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर जनरल थैमिया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया था। तब से आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। स्कूल परीक्षाएं तो उसने पास कर ली, परंतु बीए की परीक्षा पास न करने पर अड़ गई कि बीए करने से क्या लाभ है। उसे बीए करने से नौकरी पाने, समाज में सम्मान आदि पाने के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित न कर सके, तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए पास किया। सच बोलने से माँ से भी आगे थी। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी। इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिले। उसके विवाह का निर्णय भी उसने स्वयं एक लड़के को पसंद करके किया था, जबकि उस लड़की के माता पिता तथा लेखिका के माता पिता को भी यह पता नहीं था। उसने एक लड़के को पहली मुलाकात में ही अपना निर्णय बता दिया था। वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। लेखिका की सबसे छोटी बहन अंचला पिता की कथा अनुसार अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनके इच्छा के अनुसार अनुरूप ही विवाह भी किया। वह भी परंपरा के अनुसार न चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। इन सब बहनों में एक बात एक सी थी। उन सब ने घर बार परंपरा के रूप में न चलाते हुए भी परिवार को नहीं तोड़ा। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा। फिल्म देखते हुए भी स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वहां पर दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर गई थी। उसे नाटकों में अभिनय करने का शौक था। वहां उसने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। कर्नाटक के बालकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। उसने लेखन को भी अपनी जिद से ही आगे चलाया। वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंच पाई थी। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी। सब यातायात ठप थे। रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई। सब ने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल फोन था पर फोन नहीं उठाया गया। किसी का कहना न मानकर वह पैदल ही स्कूल चल दी। वह सड़क पर फैले पानी में चलकर 2-3 मील चलकर स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि स्कूल बंद है। फिर वापस आई। सब ने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कहा था। उसने इसे भी नहीं माना। लेखिका को लगा कि रेणु का इस प्रकार पानी के लब लब करते हुए सुनसान शहर में निपट अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, एक अकेलेपन का मजा ही कुछ और था। बच्चों, ये था कहानी का सार। अब हम करेंगे पाठ से अभ्यास के प्रश्न। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका की नानी ने पारंपरिक अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली वो स्त्री होते हुए भी विलायती ढंग के पति के साथ बिना किसी शिकायत के जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। उनके इन्हीं क्रांतिकारी कदमों ने लेखिका को प्रभावित किया। दूसरा, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी थी। बच्चों, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं था, परंतु हाँ, उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से करवाया था जिसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने पर ICS की परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। अगला, लेखिका की माँ परंपरागत का निर्वहन करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। यानी कि लेखिका की माँ की चारित्रिक विशेषताएं। नंबर 1, लेखिका की माँ बहुत सुंदर थी, कोमल, ईमानदार थी। नंबर 2, वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। नंबर 3, वह अपना अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने, साहित्यिक चर्चा और संगीत सुनने में व्यतीत करती थी। नंबर 4, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। और नंबर 5, वह किसी की एक की गोपनीय बात किसी दूसरे को नहीं बताती थी। अगला, लेखिका की दादी के घर का माहौल जो था उसका शाब्दिक चित्र कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल धार्मिक था। उनके घर में लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी। सभी को अपने ढंग से सोचने और जीने की आजादी थी। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतोहू से के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। परदादी के मन में सबसे अलग दिखने की इच्छा रही होगी। शायद परदादी
जी सोचती होगी कि लड़का लड़की की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो अधिक आज्ञाकारिणी होती हैं और बड़ी होकर माँ के साथ घर के कामों में हाथ भी बटाती हैं। और उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि उनके पुत्र को कन्यादान का पुण्य मिले। अगला, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। लेखिका की बहन रेनू बीए की परीक्षा न देने पर अड़ गई। वह कहने लगी कि पहले मुझे ये समझाओ कि बीए की परीक्षा देना क्यों जरूरी है। सभी ने उन्होंने समझाया पर वह नहीं माने। अंत में उसके पिता ने कहा कि तुम बीए कर लोगी तो तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शादी के बाद पहले तो लेखिका बिहार के छोटे से कस्बे डालिमा में, फिर कर्नाटक के छोटे से कस्बे बालकोट में पहुंची। तब तक लेखिका के दोनों बच्चों की जो उम्र थी पढ़ने लायक हो गई थी, परंतु वहां कोई स्कूल नहीं था। लेखिका ने पास के कैथोलिक विश्व से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोले। उन्होंने मना कर दिया, फिर भी लेखिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ मेहनती लोगों की मदद से वहां पर स्कूल खुलवाया जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। अगला, पाठ के आधार पर लिखे कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा के साथ देखा जाता है। लेखिका की नानी ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करवाया। वह श्रद्धा की पात्र है। लेखिका की परदादी ने चोर को खेतीहर बनाया। वह भी श्रद्धा की पात्र है। लेखिका की माँ भी अपने गुणों के कारण श्रद्धा के योग्य है। हम लेखिका के प्रति भी श्रद्धावान है क्योंकि उसने मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन जिया, औरों को भी जीवन जीना सिखाया। बेटा अगला है कि सच ही अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन रेनू अत्यंत संवेदनशील और जिद्दी स्वभाव की थी। वह सब की चुनौतियां स्वीकार कर लेती थी। बचपन में किसी की चुनौती स्वीकार कर उसने जनरल थैमिया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवाया। लेखिका 5 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। विवाह के बाद उसने अपने प्रयासों से डालमिया नगर में नाटक मंडली बनाई, बालकोट में प्राइमरी स्कूल भी खुलवाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों बहनें बहुत कुछ कर सकी क्योंकि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। बच्चों, ये था पाठ मेरे संग की औरतें। तो आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और हमने अभ्यास के क्वेश्चन भी जो किए हैं वो भी आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखने हैं। धन्यवाद।